नमस्कार मित्रों, आज जिस शख्सियत के बारे में, जिस कवि के बारे में मैं कुछ जानकारियां आपसे आपस में आदान प्रदान के सिलसिले में बांटना चाहता हूं। जानकारियां तो वो आपको हैं, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण जो है, उसके बारे में जो चिंतन का दृष्टिकोण होना चाहिए, वो हो सकता है कि आप कहीं इधर उधर थोड़ा सा भटक भी रहे हों। लेकिन मैं उसी मुद्दे पर जो मेरे जहन में आई हैं, जो मेरे वैचारिकता में जो बार बार तंग करती हैं, उन बातों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दुष्यंत कुमार का नाम जब भी आपातकाल की बात होगी हमारे देश में, तब तब उसके नाम का उल्लेख होगा। और ये संभवतः एकमात्र हिंदी साहित्य का ऐसा नक्षत्र है, ऐसा सितारा है, जिसको राजनेताओं ने, अलग अलग दलों के, अलग अलग विचारधाराओं के राजनेताओं ने जिसकी पंक्तियों का प्रयोग किया, जिसके शेरों का प्रयोग किया, और उन प्रयोगों के बल पर जितनी तालियां बजी, उन नेताओं के सम्मान में, उन राजनेताओं के सम्मान में उतनी तालियां कभी भी दुष्यंत कुमार को नसीब नहीं हो पाई। लेकिन एक व्यक्ति का एक नियति है साहित्यकार की कि क्या हो जाता है। मैं जिस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ, जिसका उल्लेख अपेक्षाकृत कम हुआ है, उस व्यक्ति ने भोगा क्या क्या आपातकाल में, इस बात का जिक्र अक्सर नहीं होता। उसके एक एक शेर पे हम नाच उठते हैं, एक एक शेर पे हमारे मुंह से न जाने क्या क्या प्रशंसा के शब्द निकल जाते हैं, उसे हम शिखर पर बैठाने में भी संकोच नहीं करते। लेकिन जो पीड़ा उसने भोगी है, उस पीड़ा का जो उल्लेख है वो बहुत कम होता है। और मित्रों, इससे बड़ा उल्लेख क्या होगा, इससे बड़ी दुखद स्थिति क्या होगी कि जिन मूल्यों के लिए वो लड़ता रहा, उन्हीं मूल्यों के लिए लड़ते लड़ते इतना तनाव उसे झेलना पड़ा कि अल्पायु में ही शायद 46 वर्ष की उम्र में चले गए थे। और वो जाने का कारण एकमात्र था, अगर कभी किसी वैचारिक दमन के आरोप में अगर किसी पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता हो, तो उस वक्त के सत्ताशाहों, सत्ता तंत्र के खिलाफ मुकदमा बाकायदा चल सकता है। उसे सरकारी नौकरी में इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि वो आपातकाल का अंत देख नहीं पाया। आपातकाल के दिनों में ही उसको हृदयाघात हुआ और उससे ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वो शख्स जिसमें अपार संभावनाएं थी। मित्रों, उसका जिक्र इस महीने में इसलिए कर रहा हूँ कि उसके जन्म के बारे में हाल ही की बात है और हम लोग अच्छी तरह से निर्णय नहीं कर पा रहे। कुछ साहित्यकारों का कहना है कि ये 1 सितंबर को जन्म हुआ था 1933 में, और कुछ साहित्यकार मानते हैं कि नहीं, जन्म जो है वो 27 सितंबर का था। अब ये क्या है, इस चक्कर में पड़े बिना ये महीना उसको समर्पित हम कर सकते हैं बखूबी एक ऐसे शख्स को जिसने कुछ मूल्यों की स्थापना के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए देश की वास्तविक स्थिति से पूरे के पूरे परिवेश को अवगत कराया, और जिसकी पहली जो थी संकेत वो दे गया था, तनाव के संकेत उसकी हर कृति में, उसकी हर गज़ल में संकेत ऐसे मिले थे। अब ये पहली जो एक उसकी महत्वपूर्ण गज़ल है, उसको देख लीजिए। उसकी पंक्तियाँ आपको बताएंगी किन तनावों से वो गुज़र रहा था। कि कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और उसकी दूसरा शेर देख लीजिए, आपको तत्काल उसका जो उत्पीड़न हुआ था सरकारी नौकरी के दौरान, ऐसी कविताएं लिखने के आरोप में आपको पूरा का पूरा संकेत उसके दूसरे शेर पे मिल जाता है। फिर से सुन लीजिए, कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। संकेत दे गया वो कि अब जाने का मन है, इतना उत्पीड़न सहन नहीं होता। ये अलग बात है कि उस उत्पीड़न के माहौल के बावजूद उसने अपनी जो सृजनशीलता थी उसको कायम रखा, उसको कहीं डगमगाने नहीं दिया। और उसने बार बार ये चेतावनियाँ, चुनौतियाँ आपको उसकी पूरी गज़लों में मिलेंगी कि ये मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है,
ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। वो बिल्कुल उसमें वो जहाँ भी बात करता था पूरे परिवेश की बात करता था, पूरे परिवेश से वो मुखातिब होना चाहता था, संबोधित होना चाहता था। उसका जो केंद्र बिंदु था पूरा का पूरा परिवेश था, और उसके एक एक रग को छूकर कुरमुनाने पर, प्रतिक्रिया देने पर वो मजबूर करता था। ये सबसे बड़ी उसकी विशेषता थी, जब वो कहता था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब ये संदेश जो है पूरे के पूरे परिवेश में एक नया बदलाव लाने के संकेत हैं, आह्वान है। इनमें वो बाकायदा ऐसे शब्दों में आह्वान करता है कि जैसे पूरे के पूरे परिवेश को वो बदल देना चाहता है झटके में। लेकिन उस एक काव्य सौंदर्य पर तो चर्चाएं हुई, और वो चर्चाएं भी विवाद का विषय बनी। उर्दू वालों ने उसे उर्दू की गज़ल मानने से इनकार कर दिया, हिंदी वालों ने उसे हिंदी की कृति मानने से इनकार कर दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना उसकी लोकप्रियता में, ना हो इसकी साहित्यिकता में, और ना ही उसके मूल्यों में, जो एक मूल्य सृजनशील मूल्यों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका कद जो है ऊंचा बढ़ता गया, और जो कुछ उसने लिखा हर चीज़ सफलता के सोपान पर, हर चीज़ स्वीकार्यता के, एक्सेप्टेबिलिटी के सोपान पर निरंतर आगे बढ़ती गई, और उसे लोगों ने भरपूर सम्मान के साथ लिया। और आप हैरान होंगे कि साए में धूप के संस्करण कितने निकले हैं, शायद आपको अनुमान ना हो, 40 से ज़्यादा संस्करण निकल चुके, 40 से ज़्यादा संस्करण एक ही पुस्तक के। और इसलिए निकले, ये नहीं था कि उसने और कृतियाँ नहीं लिखी, बहुत कुछ लिखा, लेकिन इसलिए कि ये जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई चीज़ थी, और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित कृति थी, और केंद्रित भी साहित्य के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ी बात होती, सीधी नारेबाजी नहीं थी, कोई नारा नहीं था, लेकिन नारा ना होने के बावजूद पूरे परिवेश को हिलाने के लिए वो काफ़ी था। उसका एक कंठ विषपाई, वो भी एक अच्छी कृति है, लेकिन एक कंठ विषपाई को वो सम्मान या वो स्थान नहीं मिल पाया, क्योंकि लोग सारे के सारे इसी एक साए में धूप में उलझ कर रह गए कि ये आदमी क्या था, जो सहज भाषा में, जो हमारी भाषा में हमारे मन की बात जो हम सोच रहे हैं उसको बड़े आसानी से बयान कर पा रहा है, और बयान करते करते वो बहुत कुछ कह जाता है, हमें आह्वान भी दे जाता है, जगा भी जाता है, झंझोड़ भी जाता है। अब इससे ज़्यादा क्या कोई सृजनशील व्यक्ति, क्या कोई कवि अपने परिवेश को दे सकता है, उसकी इससे बड़ी देन क्या हो सकती है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मात्र, अब मैंने आपको शायद 46 वर्ष बताया, वो 44 वर्ष ही जी पाया, और उसका निधन उसी वर्ष में हो गया था जिस वर्ष में आपातकाल लागू हुआ था। और ये शायद दिसंबर की बात है, मेरे ख्याल में दिसंबर, हाँ ये 30 दिसंबर की बात है कि 1975 का ये वर्ष था। आपातकाल उस वक्त अपने चरम पर था, और उस वक्त चेतावनी और चुनौती देने वाला, राजनीति के क्षेत्र में तो और नेता होंगे, लेकिन साहित्य के मोर्चे पर एक ये था। और उससे पहले जब संघर्ष की बात चलती थी तो मंचों से रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है वो पढ़ी जाती थी। वो एक जेपी आंदोलन का मामला था, उसका आपातकाल से सीधा संबंध ना होते हुए भी इसने अपने पूरे के पूरे परिवेश को प्रभावित इस कदर किया था कि आप ये देखिए कि धर्मवीर भारती जैसे गंभीर कवि को, ज़्यादा संवेदनशील कवि को, जिसने रूमानियत से भरी हुई वस्तुएं भी लिखी, कृतियां लिखी, जिन्होंने कणुप्रिया भी लिखा, और कणुप्रिया के साथ साथ अंधा युग भी आपको हम सबको दिया, गुनाहों का देवता और अन्य कई, सूरज का सातवां घोड़ा, बहुत सारी कृतियां उनकी धर्मवीर भारती की थी। लेकिन जब दुष्यंत की प्रभावोत्पादकता देखी तो उन्हें भी मुनादी वाला कविता लिखने पर विवश होना पड़ा कि अब अभिव्यक्ति देनी है तो उसी तेवर में देनी होगी जिस तेवर में दुष्यंत ने
अभिव्यक्ति दी है। और बुनादी वाला अपने आप में एक उस संघर्ष काल की एक सशक्त कविता, हुक्म बादशाह का, वो एक लंबी कविता है और मैं उसका जिक्र यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन वो एक ऐसी कविता है कि उसका भी जिक्र दुष्यंत के परिवेश में किया जाना बहुत ज़रूरी है। और मित्रों, इसके बहुत सारी चीज़ें जो अमर हो गई, उनमें एक ये भी हुआ कि आप कभी ऐसा होता नहीं है कि किसी कवि की गज़ल की एक एक पंक्ति जो है वो मुहावरा बन जाए। इसकी गज़लों की पंक्तियों को लोगों ने मुहावरे की तरह प्रयोग किया है, मुहावरे की तरह, बातचीत संवाद के लिए, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, संप्रेषणीयता के लिए। उन्हें लगा कि बेबाकी से कोई नारा इतना ज़्यादा शायद आगे तक ना पहुंच पाए जितनी इसकी एक एक कविता की एक एक पंक्ति, एक एक गज़ल का एक एक शेर जितना हावी हो जाता है, जितनी संप्रेषणीयता एक एक शेर में है, उतनी संप्रेषणीयता पूरे के पूरे एक निबंध और संपादकीय लेख में शायद ना हो। लेकिन इस व्यक्ति ने कमाल ये किया। और कुछ एक मैं आपको 2-4 उदाहरण छोटे छोटे दे देता हूँ कविता के माध्यम से, क्योंकि आपसे कविता की दृष्टि से भी मुखातिब होना है। कुछ एक शेर इनके सुन लीजिए कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता। लोगों ने अपने संकल्पों की तीव्रता को बताने के लिए इसका जो शेर है उसका इस्तेमाल हज़ारों लाखों बार हुआ कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अब ये जो है ये एक प्रकार से आह्वान है। अगर आप संकल्पबद्ध होकर कुछ भी करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया, उसकी जो प्रभाव है उसका इतना ज़्यादा तीव्र पड़ सकता है कि आप उसका अनुमान शायद आज न लगा सके, लेकिन आने वाला समय मूल्यांकन करेगा इस बात का कि आपने क्या क्या प्रभाव पैदा किए। और इसी प्रकार से कुछ इसके कुछ और भी एक फुटकर शेर मैं आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करना चाहूँगा कि कल नुमाइश में मिला था, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। अब इससे बड़ी जो वंचित वर्गों की व्यथा को कौन इस तरह से बयान कर सकता है, ये बड़ा पेचीदा सवाल है कि इतनी आसान भाषा में इतनी कठिन बात सहजता से कह देना, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और इसी प्रकार से गूंगे निकल पड़े हैं ज़ुबां की तलाश में, गूंगे निकल पड़े हैं ज़ुबां की तलाश में, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए कि जो लोग बोल नहीं सकते थे वो भी सड़कों पर आ गए। अब ये परकटे परिंदे थे, इनकी अब शक्ति देखो कि ये कैसे उड़ान भरने को व्याकुल, इनकी बेचैनी क्या है। और ख़ास सड़कें बंद हैं कब से मरम्मत के लिए, ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी पहचान है। उस वक्त ये होता था कि बड़े बड़े नेताओं की जो आवास तक या कार्यालयों तक जाने वाली सड़कें बंद कर दी जाती थी और एक रटाया एक तख्ता लगा दिया जाता था, सड़क बंद है मरम्मत के लिए। और उसको कवि ने किस रूप में लिया ये बिल्कुल अलग है, इसका तेवर बिल्कुल अलग है। और इन तेवरों की तारीफ़ करनी चाहिए, इनको जीना चाहिए और हमें उन परिस्थितियों का आकलन फिर से करना चाहिए। और दुष्यंत के काव्य का पुनर्पाठ भी इस दृष्टि से करना चाहिए कि वो किस तरह से वेदना और पीड़ा और संघर्ष की दास्तान बयान करते करते हुए चला गया। धन्यवाद।